कि वो एक टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए भी राजी थे, लेकिन वो गर्वाचौक के अंडर काम नहीं करना चाहते। Vladimir has worked for my taxi firm for about 6 months. Пытались подрабатывать и из ума. Неприятно об этом говорить. अब होता यह है कि पुतिन के रहते रहते इतना बड़ा हादसा हुआ, इसलिए उनके घर लौटने के बाद उनके लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठने लगा। अभी पुतिन के पॉपुलैरिटी को देखकर उस टाइम के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पुतिन को एज ए थ्रेट देखने लगी। 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को वार क्रिमिनल तक घोषित कर दिया। इलॉन मस्क खुद कह चुके हैं कि पुतिन उनसे ज्यादा अमीर है। केजीबी की छाया से लेकर विश्व महाशक्ति के शिखर तक कैसे पुतिन ने अपना कब्जा जमाया, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। 1952 7 अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के ठीक 7 साल बाद सोवियत यूनियन के लेनिनग्राड में पुतिन का जन्म हुआ। उनके फादर सोवियत नेवी सोल्जर थे और उनके मदर फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ बेकरी और लेबोरेटरी में काम किया करते थे। तो हालात ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर 2 का बड़ा इम्पैक्ट रशिया के साथ साथ पुतिन के फैमिली में ही पड़ा था, इसीलिए उनकी फैमिली कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। जैसे कि 1942 में जर्मनी में युद्ध के दौरान उनके पिता दोनों पैर को खो बैठे। पुतिन का एक भाई जो 2 साल की उम्र में डिप्थेरिया के कारण गुजर गए। 1941 में उनके नानी भी चल बसे और उनके जो मामा थे वो पूर्व दिशा की तरफ भाग गए। और ओवरऑल रशिया की अगर बात किया जाए तो 1917 में जार शासन खत्म करके एक नया कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा जमाया था, जिसका नाम था बोल्शेविक और उनके नेता थे लेनिन। और उन्होंने यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन की स्थापना की थी। फिर जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन को कंट्रोल किया और उन्होंने एक सीक्रेट पुलिस एजेंसी क्रिएट किया था, जिसका नाम था बाद में केजीबी। मैं आपको ये सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये केजीबी पुतिन के लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट प्ले करने वाला था। 7 साल की उम्र में पुतिन ने अपना घर के नजदीकी एक स्कूल में पढ़ाई लिखाई चालू की। उनके स्कूल में पियोनियर्स नाम के एक यंग पीपल ग्रुप था, जहाँ पर स्टूडेंट को कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बनने के लिए प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन पुतिन हार्ड वर्किंग ना होने की वजह से उनको पहले रिजेक्ट किया गया। बाद में मन लगा के उन्होंने पढ़ाई लिखाई चालू की तो पियोनियर्स ने उनको एक्सेप्ट किया। इसके अलावा वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे, जैसे कि जूडो, बॉक्सिंग, सांबो और खुद को डिफेंड करने के लिए लगभग सारे गेम उनको अच्छे से आता था। जब वो 9th ग्रेड में थे तब उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से सीखा। ये कह सकते हैं कि बाद में ये लैंग्वेज सीखने की वजह से उनको बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ी। कैसे आप ये जान जाएंगे। अचानक उनका मन पढ़ाई और स्पोर्ट्स से ट्रांसफर होके स्पाई में आ बैठा और वो दिल से चाहते थे कि वो एक स्पाई एजेंट बने। इसलिए उन्होंने लॉ स्कूल की एडमिशन ली, क्योंकि वहां से सबको केजीबी में ज्वाइन करने का मौका मिलता था। सब बच्चे सोचते थे कि वो इजीली अपना एकेडमिक कंप्लीट करके सिविल एविएशन में जा सकते थे, बट उन्होंने अच्छे से लॉ को कंप्लीट किया और काफी साल तक केजीबी हेडक्वार्टर्स उनको असाइन करेंगे, ये सपना वो देखते रहे। 1975 में आखिरकार वो दिन आता है जब केजीबी ने उनको एज ए लॉयर बनने के लिए असाइन किया और उनका पहला सपना यहाँ पर ही पूरा हुआ। और यहाँ से ही शुरू होता है व्लादिमीर पुतिन का सक्सेस स्टोरी। – 1976 यानी कि केजीबी ज्वाइन करने के बाद पहले साल में उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया, ये सीखने के लिए कैसे एजेंसी को चलाते हैं, मतलब केजीबी को चलाते हैं और ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अगले 8 साल तक उन्होंने लेनिनग्राड में सेकंड चीफ डायरेक्टरेट और फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट में काम किया। और 1984 में उनको कैपिटल मॉस्को में यूरी एंड्रोपोव रेड बैनर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। साल 1985 में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जर्मन बहुत ही बढ़िया बोल सकते थे, इसीलिए एजेंसी ने उनको जर्मन ट्रांसलेटर बनने के लिए असाइन किया। और उनके पास 2 ऑप्शन था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। अब होता यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जर्मन 2 हिस्से में डिवाइड हो गया था। एक था ईस्ट जर्मनी, जहां पर कम्युनिस्ट का शासन था, और दूसरा था वेस्ट जर्मनी, जो कि एक डेमोक्रेटिक देश बन चुका था। इसीलिए सोवियत यूनियन वेस्ट जर्मन को एक बुरी नजर से देखते थे। तो पुतिन के पास एक इजी चॉइस था, उन्होंने ईस्ट जर्मन को चुना और जर्मन के ड्रेसडेन में उनको पहला पोस्टिंग दिया गया। वहां पर वो सार्सी नाम के एक सीक्रेट पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे और बाद में उनको लेफ्टिनेंट कॉर्नर में प्रमोट किया गया। उसके बाद पुतिन को फेथफुल सर्विस टू द नेशनल पीपल्स आर्मी पुरस्कार भी मिलता है और 1989 में एंटी कम्युनिस्ट के खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। तो इधर तो पुतिन का दबदबा बढ़ी रहा था और दूसरी तरफ पुतिन ईस्ट जर्मनी में रह के भी वेस्ट जर्मनी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे। तो हुआ ऐसा कि वेस्ट जर्मनी में एक मिलिटेंट ग्रुप था
जिसका नाम था रेड आर्मी फैक्शन, जो कि अपने आप को कम्युनिस्ट मानता था और वेस्ट जर्मनी के खिलाफ एक्टिव था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन इस ग्रुप को चलाते थे और हथियार और रहने की इंतजाम भी यही करते थे। बहुत सारे लोग तो इसे नियो नाजी यानी कि नया नाजी मॉडल भी कहते थे। 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश होता है जहां पर इस स्टेटमेंट को खारिज किया जाता है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसीलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पुतिन तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनके लाइफ में एक नया मोड़ आता है। वेस्ट जर्मन के लोग ईस्ट जर्मन के लोगों को देखकर बहुत निराश होते थे, क्योंकि उन लोगों को दबा के रखा जाता था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो देश अलग आइडियोलॉजी से चलता है और दो देश के बीच जो डिवाइडर था उसका नाम था बर्लिन वॉल। 1989 में इस दीवार को दो देश की जनता मिलकर गिरा देती है, जो कि इतिहास के पन्नों पे द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल नाम से जाना जाता है। And they're still chipping away at the wall, hacking at it with hammers, तो कम्युनिस्ट शासन ईस्ट जर्मन के अंदर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब होता यह है कि पुतिन के रहते रहते इतना बड़ा हादसा हुआ, इसलिए उनके घर लौटने के बाद उनके लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठने लगा। इसीलिए उनके मन में बहुत ही ठेस पहुंचा और केजीबी के ऑन फील्ड ड्यूटी से रिजाइन लेने का उन्होंने फैसला लिया। अब वो केजीबी के एक पैसिव मेंबर बन चुके थे। उनके फॉर्मर प्रोफेसर एंटोली सोबचक, जो कि उनके बहुत ही बढ़िया दोस्त थे, वो जल्दी लेनिनग्राड के मेयर बनने वाले थे और उनके हाथ पकड़ के ही पुतिन रशिया के पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले थे। 1990 में पुतिन लेनिनग्राड में उनके प्रोफेसर के इंटरनेशनल अफेयर्स एडवाइजर बने। जून 1991 में मेयर्स ऑफिस के हेड ऑफ द कमिटी बने, जहां पर वो इंटरनेशनल रिलेशन को सुधारते थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काम करते थे। तो होता यह है कि 1991 में रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही वाइस प्रेसिडेंट गेनाडी यानायेव और प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव के बीच तनाव बढ़ने लगता है। मिखाइल गोर्बाचोव के अंडर ही एक ट्रीटी साइन होता है जिसमें यूएसएसआर टूट के 15 नया देश बनाने का एक नींव रखा जाता है। यानायेव को लगता था कि गोर्बाचोव के फेल्ड पॉलिसी और रॉन्ग डिसीजन की वजह से ही उनका देश का यह हाल हो चुका है। तो यानायेव के लीडरशिप में कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़ा हिस्सा गोर्बाचोव के विरुद्ध खड़ा हुआ था और जिसका नाम था स्टेट कमिटी ऑन द स्टेट ऑफ द इमरजेंसी, और इसे अगस्त कुप या सोवियत कुप कहा जाता है। और इसी समय पुतिन भी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद रिजाइन करके सोवियत कुप में शामिल हुए थे। 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात क्लियर किया था कि वो एक टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए भी राजी थे, लेकिन वो गोर्बाचोव के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। 1991 के दौरान रशिया में एक नया नाम पॉपुलर हो चुका था, जिसका नाम था बोरिस येल्सिन। पहले गोर्बाचोव के अंडर एसएफएसआर प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो अलग से अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और 1991 के इलेक्शन में भारी वोटों से वो जीत जाते हैं और रशियन फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बोरिस येल्सिन गवर्नमेंट के अंडर पुतिन को 1994 में सेंट पीटर्सबर्ग का पहला डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है। लेनिनग्राड का नाम अब तक बदल दिया गया था और उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। 1995 से 1997 तक आवर होम रशिया इस नाम से एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिसके लीडर थे पुतिन, और उस ग्रुप का मेन लीडर था पीएम विक्टर चेर्नोमार्दिन। 1996 में सोबचक फिर से सेंट पीटर्सबर्ग के इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन इस बार वो इलेक्शन हार जाते हैं और पुतिन को अपना पद छोड़ना पड़ता है। फिर वो मॉस्को चले गए और वहां पर प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी चीफ बनते हैं, जिसके हेड थे पावेल बोरोदिन। और 1997 26 मार्च को प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन उनको प्रेसिडेंशियल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ बनाते हैं। 25 जुलाई 1998 को येल्सिन पुतिन को फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का डायरेक्टर भी बना दिया। तो आप ये सोचेंगे कि पुतिन को इतना जल्दी प्रमोशन कैसे मिल रहा था। बोरिस येल्सिन के दामाद और एडवाइजर यानी कि इमानसेव, जो पुतिन के कामों को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को पुतिन को वेरियस डिपार्टमेंट में सौंपने का रिकमेंड किया था। तो 1999 में पुतिन को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। अभी पुतिन के पॉपुलैरिटी को देखकर उस टाइम के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पुतिन को एज ए थ्रेट देखने लगे और इसीलिए दूसरे पार्टीज भी फुल पोटेंशियल देकर काम करने लगे। और उसी साल रशिया के चेचन्या में एक टेररिस्ट ग्रुप जो रशिया के शहरों में बॉम्बिंग करता है, पब्लिक चाहती थी कि इस ग्रुप को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। पुतिन ठीक वही काम करता है। पुतिन ने जो स्टेप लिया और जिस तरीके से उन्होंने इस टेररिस्ट ग्रुप को खत्म किया, उससे पुतिन का पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते 2000 के इलेक्शन में वो जीत जाते हैं और बन जाते हैं रशिया के प्रेसिडेंट बनते ही पुतिन ने बहुत सारे पॉलिसीज में चेंजेस लाए, जिसके तहत रशिया बहुत डेवलप कर जाता है। 2008 में पुतिन का प्रेसिडेंट कार्यकाल खत्म हो जाता है और वो अपने पपेट दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बनाते हैं और वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं।
इस पीरियड में प्रेसिडेंट का पावर पीएम को सौंपा जाता है। टेक्निकली पुतिन ही रशिया को लीड करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रशिया में कोई 3 बार लगातार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन 2012 में जब मेदवेदेव का प्रेसिडेंट कार्यकाल खत्म होता है, तब पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। क्योंकि वो नियम का उल्लंघन नहीं था, तो कोई इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहता। अब इस बार प्रेसिडेंट बनते ही पहले तो पुतिन ने पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट मतलब खुद के हाथों में लिया, और दूसरा प्रेसिडेंटल पीरियड को 6 साल तक कर देते हैं। और एक नियम लागू होता है जिसमें विनिंग कैंडिडेट जितनी बार चाहे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 2000 से पुतिन के हाथों में ही रशिया के एब्सोल्यूट कंट्रोल और पावर रहता है। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज इस इलेक्शन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं और पुतिन को डिक्टेटर भी कह देते हैं, लेकिन इससे पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आज भी प्रेसिडेंट के गद्दे में बैठे हुए हैं। पुतिन के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं, जैसे कि 2008 में पुतिन ने जॉर्जिया में अटैक किया था, 2011 में लीबिया में अटैक किया था और 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया को कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि सीरिया में अटैक करके बशर अल असद के सरकार को भी बचाया था। रिसेंटली 2022 में यूक्रेन में फिर से हल्ला बोल देते हैं। 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को वार क्रिमिनल तक घोषित कर दिया। बहुत सारे सूत्रों के मुताबिक पुतिन को दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी कहा जाता है। इलॉन मस्क खुद कह चुके हैं कि पुतिन उनसे ज्यादा अमीर हैं। पुतिन हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ रहे हैं, हालांकि कुछ लीडर्स के साथ उनके संबंध बहुत ही बढ़िया है। अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पुतिन के साथ इंडिया के संबंध बहुत ही गहरा है। इंडिया, रशिया और बाकी 3 कंट्रीज को मिलाकर एक ग्रुप भी फॉर्म होता है जिसका नाम है ब्रिक्स, और ऐसे ही पुतिन ने विश्व महाशक्ति के शिखर तक अपना कब्जा जमाया।